एक मिनट, ये सारा जीरो नहीं है। आई बाई टू। कुछ अलग ही चल रहा है। हमने कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, सर b is equal to 1 and a is equal to 1/2. A1 करेक्ट है, बी चेक करता हूँ। बी इज इक्वल टू 4 है, ए हाफ और बी 4 आता है। बी 4 आता है। हाँ, A1/2 आता है। LHL फाइंड करने के लिए मेथड क्या लिया तुम लोगों ने? cos square x plus 1 minus half
कॉस स्क्वायर को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से फैक्टराइज कर लो, तो उसमें ज्यादा मैनिपुलेशन करने नहीं पड़ते। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन लिख लेंगे, तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है 1 माइनस साइन एक्स वाले फैक्टर की वजह से, वो कैंसिल हो जाता है। हाँ, ये वाला आरएचएल जो है वो एल हॉस्पिटल से भी इजीली सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज एक्स को पाई बाय 2 प्लस एच पुट करोगे तो भी बहुत इजीली सॉल्व होता है, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच। ठीक है, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाता है, हाफ। तो ये बी बाय 4 तो अलग से लिखा हुआ है और लिमिटिंग वैल्यू का हाफ हो जाता है। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ बस। ये वैसे कर लिया कल। नहीं होगा हाँ किया हाँ सेम ही इतना तो फोन ने डिस्टर्ब नहीं किया होगा।
जैसे हम लोग कंटिन्यूअस रन के ऊपर लगा रहे ऊपर गाने में सारा हमारा ये एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है? ये कितना लगेगा? +2 है कि -2 है? हाँ। और ये तो फिर तुम सी ऑप्शन क्यों नहीं बोल रहे हो आंसर में? अरे हाँ, अरे डिस्कंटिन्यू ACD और लोगों का इतना क्या सोचना है? जीरो से मल्टीप्लिकेशन इनटू समथिंग जीरो। हाँ सर, ACD देखो ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस ने पूछा हुआ है, इतना सिंपल क्वेश्चन। 2017 कुछ तो बात आनी चाहिए ना। एक्चुअली कंटिन्यू में कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता भी नहीं है, तो बस वही है कि जैसे अपन को बस 4 नंबर्स पे चेक करना है, बस ये चीज कर सकते हैं। अदरवाइज और लेंथी क्या होता है कि अपन को कोई फंक्शन दे दिया, 2 ऑप्शन में अलग अलग पॉइंट पे कंटिन्यूटी पूछ ली और 2 ऑप्शन में डिफरेंशिएबिलिटी पूछ ली, बस ये लेंथी करते हैं वो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे तो कोई भी तरह का इनडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं है, जस्ट अपन को एलएचएल आरएचएल यानी कि एफ ऑफ इन दिस केस 1 + 1 - फाइंड करना है। तो अगर अपन ने 1 पे चेक किया तो 1 + cos ऑफ 2 पाई बन जाएगा और 1 माइनस जो है वो cos ऑफ पाई बनेगा। लेकिन देखो 0 पे ये कुछ भी बन जाए, 0 × LHL RHL दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0 पे कंटिन्यूअस है। ऐसे ही 2 पे चेक करोगे तो जब 2+ की बात करोगे तो ये 4+ बनेगा यानी कि 4 पाई बनेगा, वो अगेन +1 बनेगा और 2 माइनस पे ये नंबर 3 पाई बन जाएगा। तो वही 1 और माइनस बनाते रहेंगे LHL RHL नॉन जीरो इंटीजर्स पे।
तो वो नहीं बोल सकते कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ए, सी और डी के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जीरो पे बस सिंस बाहर मल्टीप्लिकेशन में 0 है, तो इसलिए LHL RHL 0 आ जाएगा, अदरवाइज हर एक केस में अपोजिट साइन का आ जाएगा। देखा था मैंने। ये बोल भी चला रहा नहीं, ये तो थोड़ा सा है। टेलीस्कोपिंग हाँ वही सीरीज बन रही है नीचे देख ले अच्छा ये है ना ये एग्री करना ऑलरेडी ये वन आ जाता है ये मतलब ये तो होगा वन आ गया इसमें सिंगल एवरीथिंग को मतलब काट जाएगा देखो, अगर अपन को क्वांटिटी चेक करने से तो अपन fx को सिंपलीफाई करें, तो जो x अपॉन x प्लस 1 है, इसमें ऊपर अपन ने +1 -1 किया, तो इसको हम 1 - 1 अपॉन x प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर देखना सेकंड ब्रैकेट टेलीस्कोपिंग से 1 अपॉन x प्लस 1 -1 अपॉन 2x प्लस 1 समझ आता है।
लेकिन यहाँ पे अभी x तो x है, हम अभी लास्ट टर्म को डायरेक्टली जीरो नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर हम अभी सभी को यहाँ तक का पैटर्न समझ आ गया। इनफैक्ट अगर हम इसका nth टर्म लिखें तो वो 1/n-1 x+1 +1 अपॉन nx+1, और ये सीरीज तो इसके आगे भी चलता जा रहा है। आफ्टर कैंसिलेशन क्या बच रहा है? 1 और लास्ट में कुछ एक टर्म बचेगा। उस लास्ट वाले टर्म को देखना, ये लिखना समझ आता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/nx+1। कल तो ये चीज है, को ये लिखने का मीनिंग क्लियर है, क्योंकि वो लास्ट वाला टर्म है उसमें n अप टू इंफिनिटी जाएगा। अब ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि यहाँ पे दो वेरिएबल अलग अलग हैं, n और x। अगर हमें f ऑफ मतलब ये fx तो ये fx ही लिखा हुआ है, अगर हमें f ऑफ एग्जैक्ट जीरो फाइंड करना है तो एक बार पहले यहां से देख लेते हैं। तो यहां से सारी की सारी टर्म्स एग्जैक्ट जीरो बनेगी। ऑल्दो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो को इनफाइनाइट टाइम्स भी ऐड करोगे तो जीरो ही आता है। सेकंड हम यहां से समझते हैं कि अगर x एग्जैक्ट जीरो है तब तो n का रोल ही खत्म हो गया, तो ये नंबर 1/1 रह गया, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट जीरो वाले केस में तो f ऑफ 0 0 बन रहा है। लेकिन अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 की बात करें तो हमें f ऑफ 0 प्लस या f ऑफ 0 माइनस पे वैल्यू चाहिए। उस केस में इंपॉर्टेंट है कि ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, x टेंडिंग टू 0 है, बट ये 0 इंटू इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। वो फॉर्म तभी होता है जब सेम वेरिएबल से दोनों नंबर 0 और इंफिनिटी जा रहे हो। यहाँ पे n अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है, तो ऐसे केसेस में हम पहले x फिक्स करेंगे बिकॉज लिमिट यहाँ पे n पे है। तो पहले अपन ने x फिक्स कर लिया और x को 0 प्लस कुछ फिक्स किया। अब 0 प्लस तो एक फाइनाइट नंबर हो गया, फाइनाइट नंबर इनटू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी बन जाएगा और 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये नंबर इससे 1 आ रहा है, ठीक है। तो सिंस लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सर एक्स जीरो माइनस डाला तो नीचे माइनस तो अगेन इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जब दोनों ही वेरिएबल पे दोनों दो वेरिएबल हैं तो पहले अपन ने x को फिक्स कर लिया, उसके बाद n की लिमिट लगाई। और इसी चीज को इस वाले क्वेश्चन में एक बार ट्राई करो कि f(x) इज गिवन एज इसमें, चलो इसका ग्राफ ही बना लो। तो उसके लिए तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, x की पावर 2n - 1 x की पावर 2n + 1, उसमें भी x और n दोनों वेरिएबल थे, बट वहां पे यहाँ तो क्या कि 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बनता है, वहां पे ऐसा कोई फॉर्म बन नहीं रहा था। एक बार इस चीज को ट्राई करो, यहाँ पे x और t दो वेरिएबल है।
फाइनल एक्सपेंशंस 1 plus x की बार है 1 plus x पर वो तो तभी यूज करते हैं ना जब x टेंडिंग टू 0 ओ हाँ तो किसी आउटपुट होंगे तो हाँ क्या आ रहा है पहले क्वेश्चन में डाउट है किसमें डाउट है मींस ये जो f of x वाला क्वेश्चन है उसमें डाउट वो भी कुछ बोल सकते हैं। टेलीस्कोपिंग वाले इसमें डाउट है सर हाँ बोलो सर हम इसमें लिमिट्स बांट देंगे तो इसका f of x का लिमिट 0 आ रहा है लिमिट जब लिखेंगे x टेंडिंग टू किस पे 0 आ रहा है एक्सटेंडिंग देखो f of 0 तो 0 इसमें का डाउट है क्या कुछ नो सर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे तुम 0 प्लस ले लो या 0 माइनस ले लो हमने बोला कि ऐसे सिचुएशन में पहले अपन x को फिक्स कर लेंगे तो अगर हमारा x 0 प्लस या 0 माइनस कुछ भी है तो ये एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो जाएगा अब इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर अपन इन्फिनिटी से करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि ये नंबर फिर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा सिंपली अपन ये बोलते हैं कि अगर x नॉन जीरो है एक मिनट अगर x नॉन जीरो है तो इन्फिनिटी इंटू फाइनाइट हमेशा इन्फिनिटी बन जाएगा ये मैं बोल रहा हूँ और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाएगा अभी देखना बात समझ आती है क्या पर हर एक टर्म पे हम लोग लिमिट बांट नहीं सकते क्या कैसे डिवाइड कैसे करोगे लिमिट को तुम मतलब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये x का फंक्शन क्वेश्चन में बोला हुआ है और इसमें हमें x की अलग अलग वैल्यूज पे लिमिट चाहिए तो हम बोल रहे हैं कि x की वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर लो हर एक केस में सिंस मल्टीप्लिकेशन तो इन्फिनिटी से ही होगा तो इन्फिनिटी इनटू समथिंग फाइनाइट हमेशा ये मैं फाइनाइट क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज fx को डिफाइन करने का मतलब कि x जो है वो फाइनाइट है ठीक है तो इन्फिनिटी इनटू समथिंग फाइनाइट हमेशा इन्फिनिटी बन जाता है ओके सर एक बार देखना है, उसमें अगर डाउट अभी भी है तो ये वाले क्वेश्चन से और समझ आ जाएगा कि जैसे इस वाले केस में अगर हम x फर्स्ट केस कि x जो है वो पॉजिटिव है अब पॉजिटिव का कोई सा भी नंबर ले लो लेकिन t टेंडिंग टू 0 पे ये तो इन प्लस इन्फिनिटी ही बनेगा तो इस सिचुएशन में जो fx है उसको 2x अपॉन पाई इनटू कॉट इनवर्स इन्फिनिटी बोलना समझ आता है कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है कॉट इनवर्स इन्फिनिटी 0 होता है तो fx को जब x पॉजिटिव तो 0 बोलना समझ आ गया सेकंड केस कि अगर हमने x इक्वल टू 0 लिया तो कॉट इनवर्स के अंदर क्या बन रहा है 0 अब यहाँ पे एग्जैक्ट 0 बनेगा ऑल्दो t जो है वो अप्रोचिंग टू 0 है तो इसको हम 0/0 फॉर्म नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोक्सीमेट 0 है तो 0 ही बन जाएगा कॉट इनवर्स एग्जैक्ट 0 कितना होता है π/2 तो ये वाला एक्सप्रेशन 2x अपॉन पाई तो मल्टीप्लिकेशन में है और कॉट वाला जो है वो π/2 बन गया तो ये x आ गया थर्ड केस कि अगर x लेस देन 0 है तो कॉट इनवर्स के अंदर क्या बन रहा है माइनस इन्फिनिटी कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होता है पाई तो ये 2x अपॉन पाई इनटू पाई से 2x बन गया
तो देखना ये फंक्शन हमने अब x बिलोंग्स टू r में डिफाइन कर लिया। जब x पॉजिटिव है तो डेफिनेशन 0 आ रही है, 0 पे भी 0 ही आ रही है डेफिनेशन, वो जस्ट चांस कर रही है कि दोनों नंबर्स मैच कर रहे हैं, और x नेगेटिव पे डेफिनेशन 2x आ रही है। तो क्वेश्चन इसका ग्राफ ड्रॉ करने को बोला था, इसका जो ग्राफ है ये आ जाएगा y equal to 2x line when x is less than 0 और y equal to 0 line when x is greater than equal to 0। तो वो और ये अब सिमिलर क्यों होते हैं कि अगर हम यहाँ पे x को जब पॉजिटिव बोल रहे हैं, चाहे x को 0 प्लस बोल रहे हैं, तो 0 प्लस पे भी हमने इसको 0/0 वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोला है, बिकॉज दोनों अलग अलग वेरिएबल है। पहले हमने यहाँ पे 0 प्लस फिक्स कर लिया, अब 0 प्लस अपॉन 0, तो ये नंबर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। 0 प्लस को अपन अब यहाँ पे एज अ फाइनाइट नंबर यूज कर रहे हैं, तो फाइनाइट नंबर अपॉन 0, ये नंबर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और कॉट इनवर्स प्लस इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। सर इसका स्टेटमेंट क्या ही लिखोगे मतलब इसमें, क्या बोलूं? जैसे अगर अपन ने जो लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला पेज पे लिख लिया था, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर fx ये है कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस साइन n साइन स्क्वायर x, तो जैसे अगर तुमसे पूछा जाए f ऑफ π/4 कितना होगा बताओ। जीरो समझ आता है क्योंकि वो 1/1 प्लस इंफिनिटी इंटू 1/2 बन रहा है। f ऑफ एग्जैक्ट 0 कितना होगा? 1। कहने को तो ये इंफिनिटी इंटू 0 है, लेकिन ये इंफिनिटी इंटू एग्जैक्ट 0 है। जब भी एग्जैक्ट 0 है तो फिर इसका रोल आ जाएगा, क्योंकि ये तो इंफिनिटी तो एक आइडिया है, एक बहुत बड़ा नंबर है बस, तो ये नंबर तो 1/1 से 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर ये बोला जाए कि हम फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, तो एफ एक्स का डेफिनेशन अगर x पॉजिटिव, इनफैक्ट ये तो इवन फंक्शन है, ठीक है, तो x नेगेटिव x पॉजिटिव में सेम डेफिनेशन आ जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 if x is not equal to 0 और एफ एक्स इक्वल टू 1 if x equal to 0। देखो ये इस फंक्शन का डेफिनेशन समझ आता है। जब x नॉन जीरो है तो ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, और इस केस में वैल्यू हमेशा 0 आएगी, और 0 वाले केस में तो वैल्यू 1 अपन ने बोली थी।
यहाँ पे बैठ के नहीं पूरा डायरेक्ट होगा बीच में है ना, e raised to power दिया है ना लिमिट, e raised to power d क्या है, हाँ आंसर
तो इधर आ गया a minus 1 b minus 1 आंसर 6 आता है। LCM तो देखो इसका LHL फाइंड करने के लिए तो जो सीरीज एक्सपेंशन है उसका यूज कर लेंगे। a minus b नीचे से x का पार्ट 2 है तो sin x में x का पार्ट 1 तक का एक्सपेंशन सफिशिएंट है बिकॉज एक x मल्टीप्लिकेशन में है। x की पार्ट 2 से कम पावर के कोफिशिएंट्स को जीरो करोगे तो a प्लस b प्लस 5 जीरो आ जाएगा और जो LHL का लिमिटिंग वैल्यू है ये माइनस a माइनस b बाई 2 आ रहा है। देखो ये समझ आता है क्या? हाँ सही ये अगर अपन एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल करेंगे तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल यहाँ से तो अपन को a और b का वैल्यू मिल जाएगा और RHL से c और d मिल जाएगा। ठीक है e raised to power t is 3। हाँ ये हाँ b minus 4 x की पावर 0 से तभी तो 0/0 फॉर्म बचेगा तो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट है। Six आंसर है। तो ये तो अपन ने कांस्टेंट टर्म को 0 किया और ये x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के रेशियो से लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। ये वाला x को हटाओगे अच्छा टू तो इसका लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब c 0 होगा अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा ना वो। ये लिखा गया सभी ने और देखो RHL के लिए हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है उसके लिए अभी का ये भी देख ले तो समथिंग रेज टू पावर इंफिनिटी लिखा हुआ है ये क्लियर है। जो अपनी 7 फॉर्म्स हैं उनमें से कितनी फॉर्म्स ऐसी हैं जिसमें पावर में इंफिनिटी है? सिर्फ एक फॉर्म है विच इज 1 रेज टू इंफिनिटी। तो मतलब कि जो समथिंग है जो बेस है वो 1 को अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर हमने ऊपर नीचे से एक x को कैंसिल भी कर दिया तो ये एक्सप्रेशन जो है RHL वाले केस में लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस c प्लस d x स्क्वायर बाई x होल रेज टू पावर 1 बाय x। तो हम कह रहे हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 आना चाहिए। वो 0 कब आएगा? जब c 0 होगा बिकॉज अगर c नॉन जीरो रहा तो नॉन जीरो अपॉन 0 इंफिनिटी बन जाएगा। हाँ तो ऊपर जैसे एक x कैंसिल कर लिया ना
क्या हुआ बोलो? इसमें बायनोमियल नहीं कर सकते बिकॉज जब भी वेरिएबल का पार्ट वेरिएबल है तो हमें ये कब लगेगा? जब भी वेरिएबल का पार्ट कांस्टेंट है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन को तभी लगाना है जब वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट है। इन दिस केस तो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है तो बाइनोमियल एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो डिरिचलेट फंक्शन हर एक पॉइंट पे अपनी डेफिनेशन चेंज करते हैं। रैशनल नंबर्स पे अलग डेफिनेशन है, डिफरेंशियल पे अलग डेफिनेशन है। तो बट स्टिल हर एक पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज करने के बाद भी ये वाले फंक्शंस कुछ पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो सकते हैं। और वो पॉइंट्स कौन से हैं? जब ये दोनों डेफिनेशंस इक्वल हो जाए। एक बार मैं लास्ट पेज पे जा रहा हूँ फिर वापस इस पेज पे आते हैं। जिसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन ये हो गया। तो कितने पॉइंट पे कंटीन्यूअस आ रही है? 1 पॉइंट पे। एक पॉइंट और वो कौन सा पॉइंट है? ये सबको क्लियर है? यस। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट की हेल्प से बताओ स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स कि डिरिचलेट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। There may exist a Dirichlet function which is discontinuous at every x belongs to R. There may exist a Dirichlet function which is discontinuous
at every x belongs to R. बताओ कोई एग्जांपल कोई ऐसे फंक्शन का। जरूर नहीं है भाई, तो इसलिए तो आंसर ट्रू है कि अगर हम कोई ऐसे फंक्शंस ले लें gx और hx जो कभी इक्वल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हमने gx ले लिया sin x, तो इसका वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाया करेगा, और hx ले लिया x² + 5, तो sin x और x² + 5 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो वो जो ट्रिपलेट फंक्शन होगा वो सारे के सारे पॉइंट पे डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट पे है। नेक्स्ट कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि ट्रिपलेट फंक्शन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस हो जाए। एक डेफिनेशन को sin x, एक डेफिनेशन को cos x बना दो। तो देखो sin x = cos x, इस इक्वेशन के दो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ऑल्दो सारे डिस्टिंक्ट हैं बट हैं दो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिरिचलेट फंक्शन हमेशा डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही कंटीन्यूअस होंगे, और इनफाइनाइट पॉइंट पे भी हो सकते हैं, 2 या 5 पॉइंट पे भी हो सकते हैं, एक पॉइंट पे भी हो सकता है, या फिर कोई भी पॉइंट पे कंटीन्यूअस नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी देख लो एग्जांपल में, तो करने लिखा fx = sin x and cos x। सर वो जो सेकंड डेफिनेशन है ये क्वेश्चन में, वो x बिलोंग टू इरेशनल में यूज होगी, तो उसमें x को अगर हाफ ही डाल रहे हैं तो वो डेफिनेशन यूज ही नहीं। वो तो एग्जैक्ट वैल्यू पे हाफ डाल रहे हैं, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू को ये लिखना पड़ेगा हाफ के लेफ्ट राइट में। लिखा अभी अपन एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एक इंटरवल की बात करेंगे। इस चैप्टर में कुछ खास है जी ने, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा हाँ, जो अपन ने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था। नहीं, एक दो क्वेश्चन बस कंटिन्यू पे कुछ 2 ही लेक्चर का दो चैप्टर है वैसे, और तो अपन 2-3 लेक्चर लग जाएंगे। लास्ट का सब कुछ कमी पड़ा था। ये लिख लिया अभी सभी ने? एम्प्टी तक देखते हैं, थोड़ा सा बचेगा फिर से। बॉडी दे देंगे और कुछ भी बना देगा।
क्या हुआ? वो सर फिर आईआईटी बॉम्बे में सीएस सबने हाँ बोल दिया, मुझे दोबारा नहीं है, वो वापस हटा दिया। अटैक हुआ था ऊपर ने टास्क किया कोई उसमें हाइट बढ़ा इतने बड़े शूज वाले शूज भी हाइट बड़ी अंदर भी है, फिर भी हाइट बड़ी कौन सी दुकान ये बंदा भाई दो में जीरो मैं बोल रहा था कि अभी अगर अपन एक इंटरवल में फंक्शन की क्वांटिटी की बात करें तो एक इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अगर वो ओपन इंटरवल है जिसमें ए और बी अपन इंक्लूड नहीं कर रखे, तो अगर इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसके हर एक पॉइंट पे एलएचएल आरएचएल और एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में है तो ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे एलएचएल आरएचएल इक्वल होना चाहिए, और जो बाउंड्री पॉइंट है वहां पे वन साइडेड लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि सिंस इंटरवल क्लोज्ड ए से शुरू हो रहा है तो अपन ए पे एलएचएल की बात नहीं कर सकते, और वैसे बी पे खत्म हो गया तो अपन बी पे आरएचएल की बात नहीं कर सकते। तो बाउंड्री पॉइंट्स पे हमने वन साइडेड लिमिट को एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल कर दिया। अब स्टिल ये लिखने के बाद भी प्रॉब्लम ये है कि इस इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट पे तो अपन चेक कर नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने बोला कि जितने भी ये स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं कि अपने डोमेन में ऑलवेज कंटीन्यूअस होते हैं, इन पॉइंट पे चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता अनटिल अनलेस कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन देयर डोमेन। अगर ये बोला जाए कि sin x is continuous for every x belongs to R, is it true or false? sin x के लिए देखो sin x पर थोड़ा बिकॉज उसका डोमेन ही x belongs to R होता है, बट अगर ये बोला जाए कि tan x is always continuous तो ये false हो जाएगा।
10x is continuous in its domain which is x belongs to R except odd multiple of pi by 2. ठीक है, तो अपने डोमेन में ये हमेशा कंटिन्यूअस है। वो अलग बात है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इनका डोमेन R होता है, साइन और कॉस का डोमेन R होता है, लॉग का तो अपन देख ही सकते हैं अलग से, और अगर e की पावर x टाइप का है तो इसका डोमेन भी R ही है। फिर अपन को इंटरवल के कौन से पॉइंट पे चेक करना चाहिए, जैसे बॉक्स ऑफ x फंक्शन है, ये इंटीजर्स पे अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, मॉड ऑफ x फंक्शन है, ये जीरो पे अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। तो अपन को एक इंटरवल में उन पॉइंट पे कंट्री चेक करनी चाहिए जहां पे गिवन फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। सभी को डेफिनेशन चेंज करने वर्ड का मीनिंग समझ आता है, ठीक है। बॉक्स ऑफ x जीरो से मतलब कोई भी इंटीजर से पहले और कोई भी इंटीजर के बाद में अलग अलग डेफिनेशंस ले लेता है। मॉड ऑफ x इक्वल टू जीरो पे, तो जीरो के राइट में वो प्लस x हो जाता है और जीरो के लेफ्ट में माइनस x हो जाता है। वो अलग बात है कि मॉड ऑफ x जीरो पे कंटीन्यूअस है, लेकिन डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसका मीनिंग क्लियर है। सिग्नम x कहाँ डेफिनेशन चेंज कर रहा है? जीरो पे, तो जीरो के लेफ्ट राइट और एग्जैक्ट पे अलग अलग डेफिनेशन आती है। तो अपन को इन जनरल कोई भी एक इंटरवल में अगर चेक करना है तो उन पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो जैसे मान लो अपन ने एग्जांपल में लिखा बॉक्स ऑफ साइन पाई एक्स 0 से 1 and signum of पहले तो सिर्फ इतना बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स पे क्वांटिटी चेक करनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हमको कंसीडर करने चाहिए क्वांटिटी चेक करने के लिए। हाँ बोलो। जीरो देखो, अगर कभी किसी पॉइंट पे डाउट है तो उसको चेक करने में यूज में ले लो, बट अदरवाइज अभी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो जीरो पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हम जीरो की बात करेंगे तो जीरो और जीरो के राइट में ही बात करेंगे, तो जीरो प्लस का जेएफ भी जीरो ही होता है और जीरो का भी जीरो होता है। बट अगर डाउट है तो कर लो, क्योंकि फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो और टू बाई थ्री चेक करनी चाहिए क्या? बट अभी और भी पॉइंट्स आएंगे। तो अगेन ये चीज, ये वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। इंटीग्रल पार्ट फंक्शन कब अपना डेफिनेशन चेंज करता है? जब उसके अंदर इंटीजर बनेगा। अगर x 0 से 1 है तो पाई x कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से पाई। साइन ऑफ पाई x में साइन मतलब 0 से पाई का पूरा इंटरवल हो गया, तो पाई बाय 2 पे साइन ऑफ पाई एक्स वाला फंक्शन इंटीजर बन जाएगा। तो यानी कि हमें x इक्वल टू हाफ पे भी चेक करना चाहिए, क्योंकि पाई बाय 2 पे बॉक्स ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स जो है वो 1 वैल्यू आ जाएगी। हाफ समझ आ गया? इसकी वजह से अपन ने 5/4 लिखा था, 5/4 इस इंटरवल में आ रहा था। फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन कब अपनी डेफिनेशन चेंज करता है? जब उसके अंदर इंटीजर बन जाए। इस इंटरवल में क्या कभी इसके अंदर इंटीजर नहीं बन रहा? 5/3 पे बन रहा है, तो हमें 5/3 पे भी डेफिनेशन चेक करनी चाहिए, क्वांटिटी चेक करनी चाहिए। देखो 1/2 और 5/3 पॉइंट समझ आते हैं। 2 पे चेक करना चाहिए क्या? नहीं, बाउंड्री पॉइंट पे बस देख लो कि डेफिनेशन चेंज हो रही है। यहाँ पे दोनों ही फंक्शन x इक्वल टू 2 पे अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहे, तो 2 पे चेक करने का नीड नहीं है, 0 पे भी नहीं है। बट अगर तुम्हें लगता है कि सिंस 0 पे बॉक्स के अंदर इंटीजर बन रहा है तो 0 पे चेक कर लो, कोई इश्यू नहीं है, वो कंडीशन आ जाएगा। तो देखना हमें इन सारे पॉइंट पे
फंक्शन की नलिटी चेक करनी है। जीरो पे अगर अपने लिखा है तो जीरो पे वन साइडेड लिमिट की हेल्प से चेक होगी। तो देखो पहले मैं बस जीरो को बताता हूँ। जीरो पे एग्जैक्टली जीरो पे वैल्यू जीरो समझ आती है, और जीरो प्लस पे भी जीरो प्लस, क्योंकि बॉक्स ऑफ जीरो प्लस जीरो ही हो जाएगा। तो एलएचएल और सॉरी आरएचएल और एग्जैक्ट वैल्यू जीरो पे इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो एक बार ये वाले पॉइंट्स लिखो और फिर इसके बाद x इक्वल टू हाफ पे चेक करो। वन पे एग्जैक्ट वैल्यू, हाँ सॉरी हाफ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है? वन। और एलएचएल आरएचएल दोनों जीरो आएंगे, तो हाफ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। फिर वन पे चेक करो। हमने वन क्यों लिया था? इंटरवल क्योंकि फंक्शन का खुद का ही डेफिनेशन वन पे चेंज हो रहा है। वन से पहले साइन वाला फंक्शन है, वन के बाद सिग्नल वाला फंक्शन है। किस पे? वन पे।
x इक्वल टू 1 पे आरएचएल बताओ। x इक्वल टू 1 पे आरएचएल नहीं, देखो 1 जब पुट करोगे यहाँ पे तो सिग्नम ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 5/4 सिग्नम के अंदर नेगेटिव बन गया, तो ये तो -1 आ जाएगा, तो लिख देता माइनस, हाँ 1/3। ये 1 माइनस 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 हो जाएगा। उसके बाद चेक करना है x इक्वल टू 5/4 पे। फाइव बाई थ्री पे एलएचएल आरएचएल लिखो। क्वेश्चन में लिखा माइनस करेगा इस वाले पार्ट इसका भी दोनों में सेम ही है उसमें 5/3 एग्जैक्ट तो 5/3 पे एलएचएल क्या आ रहा है? जब x को 5/3 पुट करोगे तो पहले तो बताओ ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज, तो फर्स्ट नंबर तो 1 ही हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या बनेगा? 1 प्लस या 1 माइनस? 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.99, और उसका लिमिटिंग वैल्यू जो अपन 1 बोलते हैं। जबकि आरएचएल की बात करें तो सिग्नम वाला तो अभी भी 1 ही है। अब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अभी 1 प्लस बनेगा और 1 प्लस का फ्रैक्शन पार्ट
बैकअप के बारे में सोच रहे थे तो हजारा पढ़ना पड़ता पढ़ना तो साढ़े तीसरी बार ऐसा ही होता है शाम काटेगा ना काम करना Sir, all points आंसर नंबर थोड़ी आएगा कोई, मतलब नंबर आएगा बट वो एक कांस्टेंट नंबर थोड़ी आएगा इन टर्म्स ऑफ n या p आएगा आंसर। तो p का तो मैटर करेगा। इस केस में n जो है वो प्रॉब्लम नहीं करता है, वो समझ आता है कि बॉक्स के अंदर से तो n बाहर ही चला जाएगा, इंटीजर है। तो fx को अपन सिंपली n प्लस, अब एक ये चीज हो रही है देखना कि अगर 2 sin x ले लो, 2 sin x 0 से पाई में, ओपन 0 से ओपन पाई में कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? 2 sin x कब?
अब डिसकंटिन्यूअस कौन सा? 2 sin x का बॉक्स। अरे ये तो बड़ा सिंपल है, चेक करना। सिंपल क्यों बोल रहा हूँ चेक करना कि 2 sin x अगर x 0 ओपन 0 से पाई है तो 2 sin x कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 2, ओपन 0 से क्लोज्ड 2, ओपन 0 से क्लोज 2 में मतलब जैसे मान लो ये y एक्सिस है तो ये यहां से यहां तक जाएगा और वापस भी आएगा। तो ये अगर 2 है तो यहाँ पे कहीं 1 भी रहा होगा। जब भी बॉक्स के अंदर इंटीजर बनेगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये और ये 3 पॉइंट समझ आते हैं। ऐसे अब p sin x का सोच के देख लो। अगर हम p sin x के बॉक्स, पहले तो सिर्फ p sin x का मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो हम अगर पहले p sin x का ग्राफ बनाए तो p sin x का ग्राफ ये बन गया। हाँ अब ये देख लो कि ये 0 से लेके p तक कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, कब कब ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। हाँ बस सब पे होगा, लेकिन कितने हो गए वो, जैसे 1 पे होगा फिर 2 पे होगा फिर 3 पे होगा। 2p माइनस तो 2p -1, 2p +1 या 2p या क्या? 2p तो 2p -1 आते हैं। अगर हम सिर्फ इस वाले ब्रांच की बात करें तो कितने, इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया अपन ने अभी, तो इस वाले ब्रांच में p -1 पॉइंट्स आ गए। और वो कौन कौन से पॉइंट, जब भी फंक्शन का वैल्यू 1 से p -1 जा रहा है, सेम p -1 पॉइंट्स इस वाले ब्रांच में आ जाएंगे। और एक पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली मिडिल वाला पॉइंट हो गया। तो टोटल 2p -1 पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक, उन्होंने कहा कि एक इंटरवल में उन पॉइंट्स पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए जब फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। और बॉक्स वाला फंक्शन कब चेंज करेगा, जब उसके अंदर का नंबर इंटीजर बनेगा। अच्छा अगर, चलो एक बार लिख लो ये चीज जिन्होंने लिख लिया वो बताओ, अगर इंटरवल क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड पाई होता, दैट केस आंसर क्या आता? क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड पाई होता। नहीं नहीं none of these सबको लास्ट क्वेश्चन समझ आ गया ना? ओपन 0 से पाई में तो आ रहा है 2p -1, अगर क्लोज 0 से पाई है तो जो लोग बोल रहे हैं 2p +1 हैंड रेज करो, 2p -1 हैंड रेज करो, 2p नन ऑफ दिस। कितने पॉइंट पे? अच्छा बताओ इस वाले ग्राफ में अब क्या चेंज आ जाएगा? सिर्फ ये वाले पॉइंट्स फिल्ड होंगे, यानी कि हमें इन पॉइंट्स के अलावा, ये 2p -1 पॉइंट्स के अलावा सिर्फ इन 2 पॉइंट पे चेक करना है। बट सिंस ये बाउंड्री पॉइंट है तो इस पे एग्जैक्ट वैल्यू और RHL ही चेक करना है। एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है? 0। RHL कितना आ रहा है? 0। तो इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस पे भी सेम लॉजिक से फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अभी भी आंसर 2p -1 ही रहेगा। देखो ओनली हमने सिर्फ 0 और पाई ये दो नंबर्स को इंक्लूड किया, लेकिन 0 और पाई दोनों बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है बिकॉज वो बाउंड्री पॉइंट है। अगर उसके बाद का भी ग्राफ होता तब तो फिर जैसे इसके नीचे भी ग्राफ जा रहा होता तो LHL का वैल्यू -1 समझ आता है,
लेकिन अभी तो हमने सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पे स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे अपन वन साइडेड कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो 0 और पाई पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये पॉइंट समझ आते हैं। और 0 और पाई पे अगर कंटिन्यूअस है तो फिर आंसर अपना 2p - 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज अपन याद रख रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 0 और पाई का तो डिफरेंस आया बस, बट 0 और पाई पे तो कंटिन्यूअस आ रहा है फंक्शन। क्वेश्चन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर डिसकंटिन्यूअस है पूछना है, तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जहां पे डिसकंटिन्यूअस है, वो तो वहां पे आ रहा है। क्या और इसमें कवर था पहले आ तो क्या मतलब मैं इसका इस वाले क्वेश्चन का आंसर प्री आंसर समझ आ गया उसी पॉइंट के लिए क्या एग्जैक्ट फैक्टर में नहीं पैटर्न नहीं आ रहा, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको डी आ जाएगा और एलएचएल डी माइनस बनाएगा। Right.